बैंक्स इंडियन इकोनॉमी के सबसे बड़े मूविंग पार्ट्स होते हैं। और अगर आप इस चीज का एक स्नैपशॉट लेके देखते हो कि इनके साथ क्या चल रहा है, तो आपको डेटा की कोई कमी नहीं होगी। तो जब 2026 शुरू हो रहा है, हमने सोचा हम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक ईयर एंड रैप अप कर लेते हैं। और इसके लिए हम आरबीआई के दो सबसे लेटेस्ट डेटा सेट्स का यूज करेंगे। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट्स पिछले कुछ हफ्तों में ही रिलीज हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के बैंकिंग की स्टोरी को चार्ट्स, कुछ नंबर्स और आरबीआई के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ बड़े नैरेटिव्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम एनपीएस का कंडीशन देखेंगे, फिर हम इंडिया में फिनटेक्स का स्टेटस देखेंगे, इसके बाद हम एनबीएफसीज के ऑपरेशन समझेंगे, एंड में हम डिपॉजिट्स का कंडीशन भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनपीएस के बारे में समझते हैं। एनपीएस लो हैं और ये हेडलाइन सबको सुनने में अच्छी लगती है। बैड लोन्स कई डेकेड्स के लोएस्ट लेवल्स पे हैं। ग्रॉस एनपीएस टोटल एडवांसेस के 2.2% तक कम हुए हैं और ये इंडियन बैंकिंग के लिए एक बहुत अच्छा नंबर है। और अगर आप इंडियन बैंकिंग या हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस ट्रेंड को कुछ सालों से बनते देख रहे होंगे। हर साल एनपीएस नए लोज तक गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पॉज करने की जरूरत है, क्योंकि लो एनपीए रेशियो अचीव करने के दो तरीके हैं। एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बैड लोन्स बनाना बंद कर दो। दूसरा तरीका बहुत पॉपुलर नहीं है, बैंक्स अपने बैलेंस शीट से बैड लोन्स जल्दी क्लियर करते हैं। इंडियन बैंक्स ने दोनों किया है, लेकिन सेकंड मेथड का एनपीएस कम करने में ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नंबर्स की बात करें तो फाइनेंशियल 24-25 में बैंक्स ने लगभग 2.26 लाख करोड़ रुपीस के फ्रेश एनपीएस ऐड किए, लेकिन एनपीएस का ओवरऑल स्टॉक फिर भी 2.75 लाख करोड़ रुपीस से कम हुआ। ये गैप इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि बैंक्स ने मल्टीपल चैनल से अपने बुक्स क्लियर किए। इसके लिए बैंक्स ने राइट ऑफ्स का सबसे ज्यादा यूज किया। फाइनेंशियल 25 में बैंक्स ने लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपीस राइट ऑफ किए। एक्चुअल रिकवरीज लगभग 0.68 लाख करोड़ रुपीस के थे। इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट ऑफ्स एक लेजिटिमेट टूल होता है। बैंक्स अपने बैड लोन्स के लॉसेस बस एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे 2.1% जीएनपीए के हेडलाइन का मतलब बदल जाता है। लो एनपीए रेशियो का मतलब बस अच्छा रीपेमेंट बिहेवियर नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि बैंक्स कितने अग्रेसिवली अपने लेगेसी स्ट्रेस या पुराने लोन सिस्टम से निकाल रहे हैं, और बैकग्राउंड में लोन बुक कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ये रेशियो और भी बेटर दिखता है। इंसॉल्वेंसी रिकवरीज में भी सेम नुआंस देखने मिलता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या आईबीसी के अंडर कई बड़े केसेस रिजॉल्व तो हो चुके हैं, लेकिन काफी बड़े हेयर कट्स के बाद सितंबर 2025 तक क्रेडिटर्स ने 12.3 लाख करोड़ रुपीस के एडमिटेड क्लेम्स के केसेस रिजॉल्व कर लिए थे, लेकिन इसमें से बस 3.99 लाख करोड़ रुपीस रियलाइज हुए थे। मतलब 32% की रिकवरी और 68% का हेयर कट। ये इन केसेस के बस चलते रहने से तो बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक्स को अपने पैसे वापस मिल गए। बैंक्स की क्लीनअप स्टोरी का एक और हिस्सा है बैंक्स का अपने स्ट्रेस्ड लोन्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या एआरसीज को बेचना। एआरसीज बैंक से उनके बैड लोन्स डिस्काउंट पे खरीदते हैं और फिर जितना अमाउंट वो पे करते हैं उससे ज्यादा इन लोन्स से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है, लेकिन आरबीआई का डेटा एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है। बैंक्स पहले से ज्यादा स्ट्रेस्ड एसेट्स बेच रहे हैं और उनके बदले में इन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। इसका भी मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ये बस एक ब्रॉडर पॉइंट को सपोर्ट करता है। बैंक से क्लीन बैलेंस शीट स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा इनके बैड लोन्स जल्दी एग्जिट करने से आ रहा है, भले ही इसके लिए इन्हें लोअर प्राइसेस एक्सेप्ट करने पड़े या लॉसेस से डील करना पड़े, क्योंकि उन लोन्स को अपने बैलेंस शीट से हटाना इन बैंक्स की प्रायोरिटी है। अब बात करते हैं इंडिया में फिनटेक्स के ट्रेंड के बारे में। बहुत सारे ऐप बेस्ड लोन कंपनीज, डिजिटल एनबीएफसीज और पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। इनके ऑल्टरनेटिव डेटा का यूज और स्मूथ यूजर इंटरफेसेस इन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके थ्रू फिनटेक्स बोरोअर्स को आसानी से ऑनबोर्ड कर सकते हैं, और इनमें कई यंग कस्टमर्स भी होते हैं जिनके पास एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। इन फिनटेक्स के लोन्स का 70% अनसिक्योर्ड है। मतलब ये बेसिकली डिजिटल पर्सनल लोन्स और क्रेडिट लाइंस होते हैं, और इन लोन्स के आधे से ज्यादा 35 ईयर्स से कम के बोरोअर्स को जाते हैं। लेकिन आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यहाँ एक कंसर्न का कारण है। रिपोर्ट के हिसाब से फिनटेक से आने वाले पर्सनल लोन्स में एनबीएफसी सेक्टर के सबसे ज्यादा इंपेयरमेंट लॉसेस हुए हैं। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेस पैटर्न दिखाता है। जिन बोरोअर्स ने 5 से ज्यादा अलग अलग लेंडर्स से लोन्स लिए हैं, उनके ज्यादा इंपेयरमेंट या डिफॉल्ट रेट्स हैं।
ये रियल लाइफ में क्रेडिट सैचुरेशन का एक केस जैसा है। यहाँ कोई एक बड़ा लोन नहीं बिगड़ता, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे लोन्स अलग अलग ऐप्स पे इकट्ठा होते हैं और फिर इनका रीपेमेंट नहीं हो पाता। और ये समझना मुश्किल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। फिनटेक लेंडिंग अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा हेविली इंक्लाइंड है और इनकी डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन बैंक से कम होती है। अगर कोई बैंक एक होम लोन अंडरराइट करती है तो इसके पास कोलैटरल, इनकम डॉक्यूमेंट्स, लॉन्ग रिपेमेंट हिस्ट्री और टाइम होता है। लेकिन कोई डिजिटल लेंडर एक 50,000 रुपीज का लोन बस पैन कार्ड और कुछ डिजिटल सिग्नल्स के बेसिस पे ही अप्रूव कर सकता है। ये स्पीड एक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा लोगों को ये लोन्स मिल सकें। लेकिन ये फ्रेजाइल भी होता है अगर बोरोअर का इनकम अनस्टेबल होता है या ये किसी और ऐप से भी फिर पैसे उधार ले लेते हैं। और ये रिस्क सिर्फ फिनटेक्स तक लिमिटेड नहीं है, कई केसेस में ये बैंकिंग सिस्टम पे वापस लूप बैक करता है। बहुत सारे फिनटेक्स का लेंडिंग बैंक से फंड होता है। ये पार्टनरशिप्स के थ्रू होता है, जैसे क्रेडिट लाइंस, को लेंडिंग अरेंजमेंट्स या बैंक का लोन पूल्स खरीद लेना। तो अगर फिनटेक्स से ओरिजिनेटेड बुक्स में डिफॉल्ट बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम फिनटेक्स तक लिमिटेड नहीं रहते, ये मेन स्ट्रीम बैलेंस शीट्स में भी दिखने लगते हैं। चलिए अब बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या एनबीएफसीज के रिलेशनशिप को समझते हैं। कई बार एनबीएफसीज ऐसे लोन्स देते हैं जिसे बैंक्स खरीद लेते हैं। इसे डायरेक्ट असाइनमेंट कहते हैं। बैंक्स और एनबीएफसीज को लेंड भी करते हैं और बैंक्स इनडायरेक्टली भी लोन्स फंड करते हैं। थ्योरी में ये एक विन विन सिचुएशन है। एनबीएफसीज ऐसे कस्टमर्स और ज्योग्राफीज तक पहुंच सकते हैं जहां बड़े बैंक्स नहीं पहुंच सकते, और बैंक्स अपना लेंडिंग जल्दी स्केल अप कर सकते हैं बिना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खुद बनाए। बैंक्स को रिटेल ग्रोथ और प्रायोरिटी सेक्टर एक्सपोजर का एक इजी रूट भी मिल जाता है और एनबीएफसीज को चीपर फंडिंग और बड़े बैलेंस शीट पार्टनर्स मिल जाते हैं। लेकिन आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक रियलिटी चेक देता है। रिस्क का ओनरशिप बदलना इसे कम नहीं करता और ना ही इसे हटाता है। एक्चुअली इसके कारण कुछ केसेस में रिस्क या तो क्लियरली दिखता नहीं है, नहीं तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होकर दिखता है। इस पार्टनरशिप का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। बैंक्स अपने लोन बुक्स बढ़ाने के लिए एनबीएफसी ओरिजिनेटेड एसेट्स पे काफी डिपेंड कर रहे हैं और इन अक्वायर्ड लोन्स का 80% बस कुछ बड़े एनबीएफसी प्लेयर्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इन बड़े एनबीएफसीज में से अगर एक के साथ भी कुछ गड़बड़ होती है तो इसका इम्पैक्ट मल्टीपल बैंक्स तक फैल सकता है जो इसके पाइपलाइन को सप्लाई कर रहे थे। आरबीआई ने इसे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहा है। बैंक्स को ऐसा लग सकता है कि डायरेक्टली लोन्स देने की जगह एनबीएफसी से लोन्स खरीद के ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब सेम एनबीएफसी से ही लोन्स खरीद रहे हैं, मतलब सब सेम बेट ले रहे हैं। इन पार्टनर्ड लोन्स का एसेट क्वालिटी भी एक ध्यान देने वाली बात है। इंटरेस्टिंगली एफएसआर ने यहाँ एक डाइवर्जेंस देखा है। प्राइवेट बैंक्स ने हायर क्वालिटी पूल्स खरीदे हैं, मतलब इनके अक्वायर्ड लोन्स बेटर परफॉर्म करते हैं। कुछ केसेस में तो ये एनबीएफसीज के खुद के लोन से बेटर परफॉर्म करते हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स या पीएसबीज ने यील्ड और वॉल्यूम चेज किया, लेकिन इससे इसको कोई फायदा नहीं हुआ। पीएसबीज के लिए जो लोन्स इन्होंने डायरेक्ट असाइनमेंट या को लेंडिंग से अक्वायर किए, उसके लोन लॉसेस पीएसबीज के खुद के लोन से ज्यादा हैं। सितंबर 2025 तक पब्लिक बैंक्स के को लेंडिंग एनपीएस लगभग 5.7% के आसपास थे, जो लो तो नहीं है, लेकिन ये कम से कम इंप्रूव हो रहे हैं। कंपेयर करें तो प्राइवेट बैंक्स के को लेंडिंग एनपीएस बस लगभग 2% थे। इन सब का एक कॉमन थीम है, रिस्क कहीं गया नहीं है, इसका बस लोकेशन बदल रहा है। बैंक्स और एनबीएफसीज अब बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं। बैंक्स एनबीएफसीज को पैसे लेंड करते हैं और एनबीएफसीज के लोन्स खरीदते हैं। एनबीएफसीज बैंक पे फंडिंग के लिए डिपेंड करते हैं और ये बैंक्स को इजी ग्रोथ देते हैं। ये एक सिम्बायोटिक लूप है, मतलब दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब तक तो हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एसेट साइड पे फोकस कर रहे थे, मतलब लोन्स, क्रेडिट ग्रोथ और इनके बुक्स कितने क्लीन हैं। लेकिन बैंक्स लोन्स पे ऑपरेट नहीं करते, ये फंडिंग पे चलते हैं। और 2025 में यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने मिला। क्रेडिट में तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। 2025 के सेकेंड हाफ में बैंक्स में एक ऐसी रेस शुरू हुई जो काफी फेमिलियर है। ये हाउस होल्ड सेविंग्स के लिए compete कर रहे थे। लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। इससे एक प्रॉब्लम होती है, बैंक्स की फंडिंग में गैप आता है। बैंक्स इसे कुछ समय के लिए मार्केट बोरोइंग, सीडीज या शॉर्ट टर्म मनी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर डिपॉजिट्स लेंडिंग के साथ नहीं चलते तो बैंक्स के लिए सिस्टम स्ट्रक्चरली चैलेंजिंग हो जाता है। इंटरेस्टिंगली ये प्रेशर 2020 के अपने पीक के बाद से कम होने लगा था। तब लेंडिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा था और सीडी रेशियो स्ट्रेच हो रहे थे। थोड़े समय के लिए चीजें शांत हुई और सिचुएशन मैनेजेबल लगने लगा, लेकिन लेट 2025 से प्रेशर वापस बढ़ने लगा है। और इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? इसके दो कारण हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी। प्रॉफिट्स की बात करें तो स्टोरी सिंपल है।
लोग लो इंटरेस्ट बैंक अकाउंट्स में कम पैसे पार्क करके रख रहे हैं। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट कर रहे हैं जो बेटर पे करते हैं। तो बैंक्स को ये डिपॉजिट्स इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये ऐसा यूजुअली एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वो है हायर डिपॉजिट रेट्स। जैसे ही बैंक ज़्यादा पैसे रेज करने के लिए ज़्यादा पे करने लगते हैं, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाते हैं, और जब फंडिंग महंगा हो जाता है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कम होने लगते हैं, क्योंकि बैंक्स के लोन्स पे मिलने वाले इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स पे करने वाले इंटरेस्ट के बीच का गैप कम होने लगता है। और ऐसा ऑलरेडी होता हुआ दिख भी रहा है। आरबीआई ने पॉइंट आउट किया है कि बैंक्स का प्रॉफिट ग्रोथ 2024-25 में स्लो हुआ है, और इसका एक कारण कम इंटरेस्ट मार्जिन था। और स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से धीरे रहता है तो बैंक्स को फंडिंग का गैप फिल करने के लिए ज्यादा वॉलेटाइल फंडिंग सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ सकता है, जैसे शॉर्ट टर्म मार्केट बोरोइंग्स या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। इससे बैंक्स इंटरेस्ट रेट स्विंग्स या लिक्विडिटी क्रंचेस से ज्यादा थ्रेट फेस करते हैं। आरबीआई इस डिपॉजिट पजल के बारे में अवेयर है। इन्होंने अभी भी कोई कंसर्न का कारण तो नहीं बताया है, क्योंकि ओवरऑल डिपॉजिट्स एब्सोल्यूट टर्म्स में अभी भी हेल्दीली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि बैंक्स को एसेट ग्रोथ चेज करने के लिए अपने लायबिलिटीज को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें कोई चिंता का कारण नहीं है, ये बस हमारी इकोनॉमी के कुछ मूविंग पार्ट्स हैं। आपको क्या लगता है, क्या बैड लोन्स अब कम होंगे, या बैंक्स बस इन्हें अपने बैलेंस शीट से जल्दी निकाल देंगे बिना पैसे रिकवर किए? माइक्रो फाइनेंस के वीकनेस का आगे क्या होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।